नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। अर्थव्यवस्था संभालना और सियासत करना ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें बहुत सामंजस्य की जरूरत होती है। सरकार चलाते वक्त अगर इन दोनों में संतुलन बिगड़ा तो स्थिति बिगड़ जाती है। देश के कई राज्यों के साथ ये स्थिति इस वक्त देखने में आ रही है। अर्थव्यवस्था को संभाले रखना यानी राज्य को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देश के अधिकतर राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज दरअसल हम इसी बड़ी स्टोरी पर बात करने वाले हैं कि गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। दरअसल खबर हिमाचल प्रदेश से आई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने, जिनकी राज्य की आमदनी तो अठन्नी है, खर्चा रुपया हो गया है, इसीलिए उन्होंने आज ऐलान किया कि वो और उनकी पूरी कैबिनेट अगले 2 महीनों के लिए कोई वेतन, कोई भत्ते नहीं लेगी। उसको आगे के लिए टाल दिया है। हिमाचल प्रदेश की यह स्थिति क्यों हुई, क्या लोक लुभावन योजनाओं की वजह से हुई, इस पर हम आज तफसील से बात करने वाले हैं। कुछ बड़े अर्थशास्त्री भी मेरे साथ आज जुड़ेंगे। साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई सुगबुगाहट पैदा हो गई है। बुआ भतीजे क्या फिर एक साथ आ रहे हैं? क्या मायावती और अखिलेश के बीच इन दिनों जो धन्यवाद और आभार का दौर चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या वो एक नई जमीन तैयार कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव के पहले इंडिया ब्लॉक में मायावती की एंट्री होने वाली है? क्या है पूरा माजरा, उसको भी समझेंगे। कुछ बड़े एक्सपर्ट इस दोनों खबरों को एनालाइज मेरे साथ करने वाले हैं। हालांकि ये काम आसान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ एक मंच पर फिर लौट आएं मायावती और अखिलेश, लेकिन हालात तो ऐसे दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात कई राज्यों के बिगड़ते बजट की करते हैं कि अर्थव्यवस्था संभालने के चक्कर में राजनीति के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इस बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बजट हो तो हर काम हो सकता है, बजट बिगड़ा तो सब बिगड़ जाता है। आज हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली आज राज्य विधानसभा में एक बार फिर सबके सामने आई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया कि उन्होंने और उनके मंत्रियों ने राज्य के वित्तीय संकट के मद्देनजर अपनी तनख्वाहें और भत्ते 2 महीने के लिए मुलतवी कर दिए हैं, टाल दिए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं। यानी फिलहाल वो नहीं लेंगे 2 महीने तक। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखते हुए विपक्षी बीजेपी समेत सभी विधायकों से आग्रह किया कि वो भी अपने वेतन और भत्तों को फिलहाल टाल दें। 68 सदस्यों की राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 28 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी ने इसी बहाने सुक्खू सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के कई विधायकों ने राज्य के एक्साइज विभाग में घोटाले का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि 2024-25 की एक्साइज नीति से मिला राजस्व बीजेपी के 5 साल के शासन में हासिल कुल राजस्व से ज्यादा है। सुनते हैं सुखविंदर सुक्खू ने राज्य विधानसभा में क्या प्रस्ताव रखा और उस पर बीजेपी ने किस तरीके से कांग्रेस पर पलटकर हमला बोला है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखें। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीज़ें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीज़ों का समाधान नहीं है।
खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिंबॉलिक फैसला हमने किया है, बहुत बड़ा अमाउंट हम नहीं बचा पाएंगे। यानी आर्थिक स्थिति तो राज्य की खराब है ही है, इसमें राजनीति भी करने के बहाने ढूंढ लिए गए हैं, ऐसा साफ समझ में आ रहा है। आपको तफसील से बताते हैं दरअसल क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल सरकार द्वारा अपनी खराब आर्थिक हालत के लिए कई कारण राज्य सरकार ने गिनाए हैं और इसके लिए एक तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जैसे ये कहा गया कि रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स यानी राजस्व घाटा अनुदान कम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार वित्तीय आयोग की सिफारिश के हिसाब से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट देती है। इन अनुदानों का लक्ष्य अलग अलग राज्यों के वित्तीय स्रोतों में आने वाली असमानता को दूर करना है। राजस्व घाटा अनुदान का मकसद कम राजस्व पाने वाले राज्यों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए उनके राजस्व में आई कमी को पूरा करना है ताकि वो ठीक से राजकाज चला सके। इसके लिए अलग अलग राज्य को अलग अलग राशि दी जाती है। हिमाचल सरकार की दलील है कि 2023-24 में उसका राजस्व घाटा अनुदान 8,058 करोड़ था, जिसमें इस साल 1,800 करोड़ रुपए की कमी आई है और ये 6,258 करोड़ रह गया है। अगले साल 2025-26 में इसमें 3,000 करोड़ की और कमी आएगी और ये 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। हिमाचल सरकार अपनी आर्थिक बदहाली के लिए और भी कारण गिनाती है। मसलन सुक्खू सरकार का कहना है कि पीडीएनए के 9,042 करोड़ रुपए में से कोई भी रकम अब तक केंद्र से उनकी सरकार को, उनके राज्य को नहीं मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीडीएनए क्या है, तो पीडीएनए का मतलब है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। इसके तहत राज्यों को कुदरती संकटों से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन कर उसकी भरपाई केंद्र द्वारा की जाती है। हिमाचल सरकार की यह भी दलील है कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस योगदान के तहत मिलने वाले 9200 करोड़ रुपए भी अब तक नहीं दिए गए हैं। एक शिकायत यह भी है कि जून 2022 के बाद से जीएसटी कंपनसेशन यानी जीएसटी में कमी का मुआवजा भी राज्य सरकार को नहीं मिला है। इसकी वजह से हर साल 2,500 से 3,000 करोड़ की आय कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू सरकार आने के बाद से वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई, लेकिन इसके लिए फंड का इंतजाम करना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। हिमाचल सरकार का कहना है कि ओपीएस बहाल करने के कारण उसके उधार में 2,000 करोड़ की कमी कर दी गई है। सुखविंदर सुक्खू सरकार के मुताबिक इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है और ये भी कहा गया कि सरकार आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी अनुत्पादक व्यय कम करने की कोशिश कर रही है और इन कोशिशों के नतीजे आने में थोड़ा समय लगेगा। इसी मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू एनडीटीवी इंडिया के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने उनसे बातचीत की है। सुनते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में राज्य की आर्थिक स्थिति है, राज्य का खजाना है। हमने पिछले साल से 4300 करोड़ रुपए का पीडीए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं उसको भेजा हुआ है और उनकी केंद्र सरकार की टीम भी आई, अधिकारियों की टीम भी आई, तो वो उसमें कट अभी तक हम अपने धन से सारा सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं, पीने के पानी की योजनाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान जो गिर गए थे उनको दुरुस्त कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ये हमारी जो अपना बजट है उसमें से कर रहे हैं। जो हमको सेंटर स्टेट शेयर्स का एक टैक्स के रूप में आपदा प्रबंधन के रूप में आपदा पीडीएनए मिलना था, वो अभी तक मिला नहीं है। तो वो भी फाइल कभी इधर से उधर घूम रही है। 9,000 करोड़ रुपए हमने मांगे हैं, उसमें से एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है आपके साथ? यहाँ मुझे पीडीएनए के मामले में भेदभाव तो साफ दिखता नजर आ रहा है। जो अधिकार है वही नहीं मिल पा रहा। अब आपदा आई, आपदा में बातें तो हुई लेकिन पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिला वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से जो मिला है वो तो हमारा राइट था, लेकिन उसके बाद जो आपदा के बाद जो पैसा मिलता है, एक आपदा के बाद प्रदेश की रिकंस्ट्रक्शंस में पैसा मिलता है, वो पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारे पर कई प्रकार के कट लगे हुए हैं। हमारी स्टेट छोटी है जी, हमारी पॉपुलेशन छोटी है, लेकिन हमारा जो वन का क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स कहलाते हैं। हमें पेड़ जंगलों को काटने पर हमने
बैन कर रखा है जी। उसका हम ग्रीन बोनस मांगते हैं, हमें नहीं मिलता। ओपीएस का जो हमारा 9200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा है, जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है उसके पास पड़ा है, वो हमें नहीं मिल रहा है। बीबीएमबी में जो हमारा शेयर है, पानी हमारा है, हमको कुछ मिलता नहीं है। पावर प्रोजेक्ट हमारी स्टेट में लगे हैं, बड़े बड़े डैम बने हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है, और हमें फ्री रॉयल्टी के रूप में बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री सुक्खू को। वो पुरानी कहावत है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। अगर आप गुड इकोनॉमिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स आपकी बैड हो जाएगी। वही स्थिति में इस वक्त राज्य दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जो इस गुड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स के चक्कर में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या गुजरने की कगार पर हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वित्तीय गैर जिम्मेदारी। आमदनी के मुकाबले ज्यादा कर्ज किसी को भी आर्थिक संकट में डाल सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई घर हो, कोई परिवार हो, या फिर कोई कंपनी क्यों ना हो, कोई राज्य हो या फिर कोई देश, वो भी इसके जरिए मुसीबत का सामना कर सकता है। अगर राज्यों और देश की बात की जाए तो कर्ज और जीडीपी का अनुपात किसी भी राज्य की आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। हालांकि किसी राज्य की आर्थिक दशा को देखने का यही एकमात्र पैमाना नहीं होता है, लेकिन बड़ा पैमाना तो है ही, जो मोटे तौर पर यह बताता है कि राज्य की आर्थिक नीतियां सही दिशा में जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी के मुकाबले कर्ज में सबसे ज्यादा जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 53 है। अरुणाचल का कुल जीडीपी 37,000 करोड़ रुपए का है। ये अच्छी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं भारत के नक्शे पर जो राज्य जितना ज्यादा लाल दिखाई देता है, उसका कर्ज जीडीपी अनुपात उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर राज्य आता है इस श्रेणी में पंजाब, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 46.8% का है। तीसरे स्थान पर आता है नागालैंड, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 41.6% है। चौथे स्थान पर है मणिपुर, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 40% पर है। पांचवें स्थान पर मेघालय है, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 39.9% है। छठा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 39% है। सातवें स्थान पर बिहार है, जिसका कर्ज जीडीपी अनुपात 35.7 है। फिर उसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का और मध्य प्रदेश का स्थान है। बारी बारी से तमाम राज्यों की स्थिति आपके सामने इन आंकड़ों के जरिए हमने रख दी है। जीडीपी के मुकाबले कर्ज के अनुपात के मामले में ये सभी राज्य 30% से ऊपर वाले हैं। राज्यों का कर्ज जीडीपी अनुपात इतना अधिक होने की कई वजह हो सकती हैं। मोटी मोटी कुछ वजह आपके सामने रख देता हूं। जैसे राज्य का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट का काम है, उस पर खूब खर्चा किया जा रहा हो, उससे भी रेशो को बढ़ा जाता है। दूसरा कारण है सामाजिक कल्याण की योजना है, उस पर खर्च किया जाए। जो आप मुफ्त का अनाज, राशन, ये सब चीज़ें देखते हैं, ये वही सामाजिक कल्याण की योजना है। जन सेवाओं पर ज़्यादा खर्च किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है इस रेशो के बिगड़ने का। बजट घाटा, जहाँ पर खर्च राजस्व से ज़्यादा होता है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है खासकर पहाड़ी राज्यों का, वो है कुदरती आपदाओं जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन। ऐसी परिस्थितियां भी पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा देती हैं। राजनीति के दबाव में लोक लुभावन खर्च, जिसे रेवड़ियां बांटना भी कहा जाता है, वो भी एक बड़ा कारण है। राजस्व उगाही की सीमित संभावनाएं दिखाई देती हैं। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों पर कर्ज का बोझ ज़्यादा होने की भी कई खास वजह हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों और अन्य हिमालयी राज्यों में औद्योगिकीकरण काफ़ी कम है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल नहीं होता है और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी नहीं किया जा सकता है। पंजाब जैसा खेतीय राज्य भी कई चुनौतियों से निपट रहा है। लोक लुभावन नीतियों का असर उसके बजट पर दिखता है। इसके उलट कई राज्य हैं जिन पर कर्ज का बोझ कम है, वो भी आपको ज़रूर जानने चाहिए। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, जहां खनन और खेती से अधिक विकास में तेजी आई है।
कर्नाटक की अर्थव्यवस्था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और औद्योगिकरण ने कर्नाटक को फायदा पहुंचाया है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी विविध है। मुंबई उसका केंद्र है और औद्योगिकरण में ये राज्य काफ़ी आगे है और वेल कनेक्टेड होने के कारण महाराष्ट्र को उसका लाभ मिलता है। गुजरात भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में और कुशल राजस्व संग्रह के मामले में बाकी कई राज्यों से वो आगे है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था खनिजों और विनिर्माण सेक्टर की वजह से बेहतर हुई है बीते कुछ सालों में। राज्यों की अर्थव्यवस्था का हाल क्यों खराब होता है और किस तरह के दबाव में राज्य काम करते हैं, इस पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं और ये मेहमान हैं अजय दुआ जी, जो पूर्व वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। अजय साहब, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री, आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे, गुड पॉलिटिक्स करने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स बैड हो जाती है। आपको लोक लुभावन घोषणा करनी पड़ती हैं, आपको ऐसी तमाम स्कीम्स देनी पड़ती हैं जिसमें रिटर्न, जो निवेश, जो पैसा आए सरकार के पास, वो कम उसके संसाधन रह जाते हैं। क्या यही बड़ी वजह है राज्य सरकारों का जो बजट बिगड़ता है, या कुछ और कारण भी है आपके हिसाब से? ये लोक लुभावन चीज़ें जो देते हैं, जिसे फ्रीबीज भी कहते हैं, ये इनका असर, प्रभाव जरूर स्टेट के फाइनेंसिस पे होता है। उसे तो कोई भी मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। पर इसके अलावा भी जब से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लानिंग कमीशन को वाइंड अप किया गया है और नीति आयोग आया है। थिंक टैंक नीति आयोग बहुत अच्छा होगा, पहले से ज़्यादा एक्सपर्ट्स, ज़्यादा रिपोर्ट्स, वो सब है। पर प्लानिंग कमीशन स्टेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत लगाम लगा के रखता था। कारण हर साल जब कभी सेंटर में के साथ चर्चा के लिए, और हर एक को, हर स्टेट को, मुख्यमंत्री को वो बड़ी अपनी टीम लेके आते थे प्लानिंग कमीशन से चर्चा करने के लिए, वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम क्यों हो रहा है। तो उसमें स्टेट्स बहुत तैयारी करके आती थी, और जिस प्रकार से आज लोक लुभावन स्कीम्स का पॉलिटिक्स करने के लिए या कोई और कारण हो, वो नहीं करते थे। उनको ऊपर थोड़ा सा चेक रहता था। ये एक मैं पॉइंट पहला कहना चाहूँगा। अजय जी, तो क्या अब ये बंद हो गया है जब से नीति आयोग हुआ है? अब कोई मुख्यमंत्री नहीं आता है? नीति आयोग का फाइनेंसेस में सरकार ने कोई रोल नहीं रखा। अब वो जो प्लानिंग कमीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट्स को जाता है प्लान स्कीम के ऊपर, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ये काम करती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। हो सकता है कि वो किसी स्टेट को ज़्यादा दे, किसी को कम दे। आफ्टर ऑल पैसा जैसे स्टेट्स ज़्यादा खर्चा करती हैं, सेंटर भी उसका एक पार्टी स्टेट कंट्री तो है नहीं, वो भी उसके अंदर कुछ भेदभाव कर लेते हैं। मैं अरुण जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन अजय जी से और लेना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, और वो ये कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स, खासकर जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वो ये एलिगेशन सेंट्रल पर बहुत लगाती हैं कि हमको हमारे जीएसटी का शेयर नहीं दिया जाता, जितना कलेक्शन किया जाता है वो नहीं दिया जाता। क्या इसके लिए कोई तरीका है, सॉल्यूशन हो सकता है कि जो स्टेट से आ रहा है वो स्टेट को मिल जाए? मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये जो इल्ज़ाम सेंटर पे लगाया जाता है, जा रहा है कुछ स्टेट्स का, वो उसके लिए उनके पास प्रूफ नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, पर ये कहना कि वो पैसा साल के, वर्ष के आखिर में सेंटर ने रख लिया, हमें नहीं दिया, वो कहना उचित नहीं होगा। कारण वो जीएसटी का जो स्कीम है वो स्टेट्स ही तो चला रही हैं। स्टेट्स और सेंटर मिलके जीएसटी काउंसिल चलाते हैं, और वो किसको क्या जाना, कितना वहाँ उनका शेयर बना, उसके लिए यंत्रणा है। कहाँ किस चीज़ में वो सेंटर को ब्लेम कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन ने इससे पहले वाली, एनके सिंह साहब से पहले वाली फाइनेंस कमीशन में ही कहा था, आई थिंक उस टाइम, कि 42% जो सेंटर कलेक्ट करता है वो हम स्टेट्स के बीच में बांटना चाहेंगे। अच्छा। और वो पूरी फाइनेंस कमीशन ने साल 1.5 साल लगा के काम करके इसके ऊपर मत बना था। पर मैं ये अफसोस से कहना चाहूँगा कि 1 साल भी नहीं,
हुआ ठीक है। जब 42% से तक सेंटर ने टोटल ट्रांसफर किया हो। उनका उनका एक जमाने में तो 32% रह गया था, अब मिला जुला के 35 से 36% तक पहुंचा है। वो स्टेट्स जरूर कह सकती है कि हमें जो आना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ठीक किया है। है। अजय जी, मैं आता हूँ, यू मेड ए पॉइंट वेरी कैटेगोरिकली। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, भले ही सिंबॉलिक है कि 2 महीने तक हम अपनी वेतन नहीं लेंगे, हम अपना टीएडीए नहीं लेंगे। ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए सेंट्रल पर, ये खबरों में आने के लिए है कि सेंट्रल हमारे साथ ज्यादती कर रही है, ये बात समझ में आती है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि बहुत छोटा अमाउंट है, पर ये सिंबॉलिक हमारा एक तरीका है कहने का। मेरा सवाल ये, क्या ओपीएस, क्योंकि अभी ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस, इस पर भी डिबेट देश में शुरू हो गया है। ओपीएस के नाम लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीजेपी को हराया था, जो कि रूल कर रही थी वहाँ पे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। क्या आपको लगता है कि ओपीएस का जो फंड राज्य सरकार के पास होना चाहिए था, ओपीएस लागू करने की वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा है केंद्र से फंड, क्या ये एक और बड़ी वजह है हिमाचल प्रदेश का बजट गड़बड़ाने का? देखिए, जो भी फंड होता है स्टेट्स के पास, वो फंजिबल होता है। वो आप किस चीज पे खर्च करेंगे वो आपका निर्णय होता है। वो आप जब पेंशन में करेंगे, या कोई जो आप और सहूलियत देंगे जनता को, या शिक्षा में करेंगे, ये सारा जो फंजिबल होता है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल जो स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं उसमें कमी है। और जैसे कि अभी जो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि कई उनको फंड्स आने थे, जो उनके पास फंड नहीं आए, तो नेचुरली उनके पास डेफिसिट जब बढ़ जाएगा, और जब डेफिसिट बढ़ेगा तो जो स्टेट्स होते हैं उनके ऊपर एक लगाम होती है कि वो 3% से ज्यादा अपना जो डेफिसिट नहीं कर सकते, स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे ज्यादा। तो वहां पे एक जो बंधन होता है। दूसरी बात यह है कि जो रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि अजय जी बता रहे थे कि एक तो फाइनेंस कमीशन से रिसोर्सेज आते हैं, एक अपने रिसोर्सेज होते हैं, और एक फिर जो सेंटर वहां पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह होती हैं उनसे खर्च करता है, वो फंड्स आते हैं। तो होता यह है कि अक्सर देखा गया है कि कितना फंड जो स्टेट्स के पास आ रहा है, वहां पे पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि अभी जो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि उनको कई तरह से फंड जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं। अगर वो फंड्स आते होते तो यहाँ पे कमी नहीं होती, और ये जो पेंशन स्कीम के बावजूद। लेकिन मेरा मानना है पेंशन स्कीम में एक बड़ी जो परेशानी जो आई है वो ये कि जो रिटायरमेंट एज है वो तो 1930 के दशक में फिक्स की गई थी, 58 साल की, जिस समय कि हमारे जो लॉन्जेटिविटी होती थी वो 35 साल की होती थी। अब 70 साल की हो गई है, तो अब ज्यादातर लोग जो 60 से क्या 70-80 तक जो जिएंगे। तो अब करीब करीब सभी को जो पेंशन देना होता है, जबकि उस समय ज्यादा 4-5% लोगों को जो पेंशन मिलती थी। तो पेंशन जो है वो एक मुद्दा जो है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। तो उसमें मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे हम टीचर्स ने अपनी जो रिटायरमेंट एज 60 से 65 करवा ली थी, और 70 तक हम पढ़ा सकते थे अगर हम चाहते, तो उसी तरह जैसे कि जो सरकारी मुलाजिम है वो भी अगर 70 की एज पे रिटायर करेंगे तो पेंशन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो इंडिविजुअल है वो सेविंग भी ज्यादा करेगा। प्रोफेसर साहब, फिर भर्तियां कैसे होंगी? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से युवा लोग कैसे आएंगे? अगर पुराने लोग और 58 से 70 चले गए, तो जो 24-25 साल के युवा हैं वो सरकारी नौकरियों में कैसे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो 10 लाख पद तो रिक्त हैं, अभी तो 10 लाख पद भरे जा सकते हैं। दूसरा ये कि प्रति लाख हमारे जो पुलिस हैं, जो टीचर हैं या डॉक्टर हैं, वो हमारे देश में बहुत कम है। अभी हमारा जो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट वो 18 मिलियन यानी 1.8 करोड़ का है, जो कि बहुत कम है। इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बाकी और देशों में 3% की जगह वहां 6%, 8% जो जनता होती है उसका जो वहां पे पब्लिक सेक्टर में होता है, तो हमारे यहाँ बहुत कम है। ये बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए भी साधन उठाने होंगे, तो साधन के लिए हमको डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत कम है, 6.2% है, जबकि और जो उन्नत देश होते हैं वहां पे 18-20% होता है, जो और डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे 9-10% होता है। तो अगर काले धन की अर्थव्यवस्था पे हम अंकुश लगा पाए तो हमारे यहाँ भी वो 12-15% हो सकता है। तो साधन निकाले जा सकते हैं, पर उसके लिए जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल की बात करें। क्विक कमेंट आप दोनों का चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। पहले दुआ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमको दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर हम चल रहे हैं अगले कुछ सालों में। आपस में अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच ये कन्फ्यूजन होगा,
इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे, एलिगेशंस लगेंगे, तो कैसे हम उस रास्ते पर चल पाएंगे? इसका रास्ता क्या है दुआ साहब? आप तो सरकारी सिस्टम में काम कर चुके हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि समय आ गया है कि हमें फाइनेंस कमीशन जो वित्तीय मंडल हम बनाते हैं हर 5 साल का के लिए, और वो कई बारी लेट अपनी रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं, जैसे पिछली कमीशन का 1 साल हमें बढ़ा के 6 साल के लिए करना पड़ा। मैं ये चाहूँगा कि फाइनेंस कमीशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए। अच्छा। मतलब वो अप टू डेट रहेगा कि 5 साल की जगह 3 साल किया जाए, और उससे क्या होगा, मोर टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो हाल में उनके सामने अड़चने आ रही हैं उसका वो मुआवजा ले सकेगा, और कॉम्पनसेशन अगर ज़्यादा देनी होती है वो अगली रिपोर्ट में दे डालेंगे। इससे मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, और मेरे वो जो मैंने पहले कहा था कि सेंटर थोड़ा कम ट्रांसफ़र कर रहा है 42% से, कारण हमारी ज़्यादा रिसोर्सेज मेन टैक्सेस सेंटर को आते हैं जी। और सेंटर बहुत बारी सेस लगा के, सरचार्ज लगा के उनको नॉन टैक्सेबल हो जाती है, वो मतलब नॉन शेयरेबल, वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। ये हमें ये बंद करना पड़ेगा कि अब कोई सरचार्ज, कोई सेस एक नहीं इम्पॉर्टेंट लगेगा। आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर इलाके में भी, कि आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूँगा प्रोफेसर साहब, अरुण जी, और वो ये कि ये जो फ्रीबीज देने की होड़ लगी होती है चुनाव के मौसम में कि ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे, सोशल सेक्टर ज़रूरी है, सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है, हम एक सोशल स्टेट में रहते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर एक आदमी कहता है कि मैं 5 किलो दूंगा तो दूसरी पार्टी कहती है कि मैं 20 किलो दे दूंगा, एक आदमी कहती है कि मैं 10 यूनिट दूंगी, वो कहता है कि मैं 100 यूनिट दूंगा। ये क्या हमारा सिस्टम इसको झेल सकता है? देखिए, हमारी समस्या ये हुई है कि देश में गैर बराबरी बहुत ज्यादा हो गई है, और उसके चलते हुए जो नीचे का तबका है वो चाहता है कि कुछ उसके हाथ में आए। आज वो पॉलिटिशियंस के ऊपर उसका इतबार खत्म हो गया है। वो सोचता है कि मुझे बेवकूफ बनाया जाता है जब इलेक्शन आता है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कंपटीशन में आके कुछ ना कुछ हाथ में देती हैं, क्योंकि जनता यही एक्सपेक्ट करती है कि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, आज कुछ हाथ में मिल जाए। और ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो दौर है ये पिछले 10 साल से बढ़ता चला जा रहा है, और जो राज्य सरकारें हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ हर इलेक्शन के पहले दे रही हैं। तो ये जो हमारी जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ये सब तरह से दिया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम रोजगार पैदा करते, रोजगार पैदा करके लोगों के हाथ में आमदनी देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे चक्कर ये हुआ है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, बेरोजगारी के चलते हुए गरीबी तेज हो गई है, और जो आम आदमी है वो चाहता है कि उसके हाथ में कुछ आए। तो इसलिए हमें रोजगार पैदा करना है, और खासकर असंगठित क्षेत्र में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा संगठित क्षेत्र में जा रहा है। तो असंगठित क्षेत्र जहाँ पे रोजगार पैदा होता है, जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, वहां पे कटौती हो गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे बजट में अभी 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल प्रोविजन है, वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव एरियाज में जा रहा है। जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जैसे कि स्वास्थ्य है, रूरल डेवलपमेंट है, इन सब पे जो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, या रियल टर्म में वहां पे गिरावट आई है। तो इसलिए रोजगार की समस्या जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप दोनों ने अंडरलाइन की। I'm sorry मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं प्रोफेसर साहब। रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो फ्री बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार नहीं होगा तो आप इस तरह की रेवड़ियां बांटेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन निकल के आ रहा था इस पूरी बातचीत से। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि देश सही रास्ते पर चले और अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो और पॉलिटिक्स भी अच्छी हो, वो कॉम्बिनेशन बना सके, तो आमदनी भी रुपया हो और खर्चा भी रुपया हो, तो शायद चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक और बड़ी खबर की ओर, इंपॉर्टेंट खबर की ओर। क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ आ सकती हैं? क्या ऐसी कोई संभावना भविष्य में बहुत जल्द बनने वाली है? राजनीति में वैसे कुछ भी असंभव नहीं है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक बयान और उस पर मायावती के ट्वीट से यह सुगबुगाहट बहुत तेज हुई है कि दोनों पार्टियां आने वाले दिनों में करीब आ रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है? क्या इस उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक में अब मायावती की भी एंट्री होने वाली है? क्या
ये पूरा मामला क्या है, पहले उस मामले को समझिए, फिर इसका विश्लेषण भी करेंगे। दरअसल 23 अगस्त को मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी, उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। बीजेपी की मदद से वो मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी से ये गलती हो गई थी। इसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले मायावती के पक्ष में बयान दिया, उनका बचाव किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्राश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसीलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर करवाए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी इस पार्टी को जरूर जवाब देंगे। मायावती के इन ट्वीट्स के बाद अखिलेश यादव ने मायावती को फिर से इस आभार के लिए धन्यवाद जताया। इस सब के बाद ये चर्चा अब इन दिनों खूब चल पड़ी है कि क्या बुआ और भतीजा यानी मायावती और अखिलेश यादव के संबंधों में जो बर्फ जमी थी वो पिघल रही है। क्या सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में एक साथ आने की जुगाड़ में है। दोनों ही पार्टियां 1993 के यूपी विधानसभा चुनावों में गठबंधन कर चुकी हैं। तब मुलायम सिंह यादव और काशीराम प्रमुख हुआ करते थे और उन्होंने तब राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को सरकार बनाने से रोक दिया था। हालांकि उसके बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड से दोनों दलों के संबंध इतने खराब हो गए कि उन्हें फिर करीब आने से 26 साल लग गए। 2019 में दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन हुआ, लेकिन बीजेपी की ताकत के आगे ये गठबंधन सपा बसपा का कमजोर पड़ गया। दोनों दल उसके बाद फिर अलग हो गए। इस बीच मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे और उनकी खटास सार्वजनिक होती रही। लेकिन 2024 के चुनावों के दौरान, चुनावों के ठीक पहले और चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला निकाला, जिसको उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक त्रिवेणी बनाई और ये भी कहा इस पूरे पीडीए को बनाने के दौरान एक भी शब्द मायावती के खिलाफ नहीं बोला। उल्टा जब भी उनसे सवाल पूछा गया लोकसभा चुनाव के दौरान तो हमेशा उन्होंने मायावती के लिए सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या उस दलितों को बांधने के लिए अपने साथ अखिलेश यादव ने ये रणनीति अपनाई थी? उसी रणनीति का हिस्सा है कि बीएसपी का कोई सांसद विधायक मायावती का साथ दे, उसके पहले अखिलेश यादव ने मायावती का साथ दिया और बीजेपी के विधायक पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद प्रधान जी और सुनीता अरन जी, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या है अखिलेश यादव के मन में? और लगा हुआ सवाल कि अगर वो मन में इतनी बुआ जी के लिए हमदर्दी है तो क्या हम फिर इंडिया ब्लॉक में मायावती की एंट्री को देख रहे हैं? मेरा जहां तक ख्याल है सुमित जी, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये जो बयानबाजी होती है वो बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, वोटर्स के लिए होती है।
अगर कोई भी समझौता होना था तो वो पॉसिबल था जब लोकसभा इलेक्शन पे, क्योंकि उस समय इन पार्टीज की लीडरशिप पे कोई टसल नहीं था। अब आज की तारीख में कांग्रेस भी थोड़ी, दे आर वेरी होपफुल कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद अखिलेश हैज डन वेरी वेल। तो मुझे नहीं लगता कि एक सबसे बड़ी जो बाधा आएगी वो होगा कि कौन इसमें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कौन होंगे। तो ये एक है, अभी इस समय की बयानबाजी है, अभी चुनाव भी बहुत दूर है। जी। अगर होना होता तो अभी 10 सीटों पे क्यों नहीं हो जाता इलेक्शन के लिए। तो एक पीडीए के फॉर्मूला में दलित या दलितों की नेता के खिलाफ अखिलेश नहीं बोलना चाहते होंगे। और मायावती जी का तो अभी क्लियर नहीं है। मायावती जी तो अब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबके साथ समझौता किया है, फिर वो अकेले जाने की भी बात करती हैं। थोड़ा थोड़ा उनका बीजेपी की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मुझे नहीं लगता, ये सब एक अच्छी खासी बयानबाजी है, बट मुझे नहीं लगता कोई समझौता ऐसा कोई होने जा रहा है। मैं शरद जी इसी बात को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, जो बात मैंने सुनीता जी से पूछी। अखिलेश यादव जी क्या बीजेपी को ट्रैप में डालना चाहते थे? क्या आपका एक विधायक जो एक दलित मुख्यमंत्री, वो भी महिला पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और आप उस पर लगाम नहीं लगा रही हैं? क्योंकि अगर बीजेपी मायावती के पक्ष में बोलेगी तो अपने विधायक के खिलाफ हो जाएगी। तो क्या ये ट्रैप था अपने दलित वोटर जो उनके साथ जुड़े हैं 24 के चुनावों में? अभी हमने देखा सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई यूपी में, बीजेपी से आगे निकल गई, उसको इंटैक्ट रखने के लिए। शरद जी, शरद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरद जी, मेरा सवाल आपसे था, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हाथ उठाइए या सर हिलाइए। शायद ऑडियो आप तक नहीं आ रहा है जो मुझे लग रहा है। शरद जी के साथ हम संपर्क करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं सुनीता जी आपके पास दे देता हूं। क्या बीजेपी को ट्रैप में डालने के लिए, अपने दलित वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने ये पत्ता खेला? जी बिल्कुल, ये हो सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी डिम्पल यादव से कोई भी प्रश्न वो मायावती जी के लिए पूछा जाता है तो वो बड़ा रेस्पेक्टफुली उसका जवाब देती हैं, आदरणीय बहन जी, आदरणीय वो। बिल्कुल मुझे लगता है कि बीजेपी को एक तरह से एक्सपोज करने के लिए ये इस तरह का बयान दिया होगा। बट दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश और जो ऑपोजिशन है, अभी वो लोगों की उनकी राजनीति थोड़ी चेंज हुई है। और डेफिनेटली ये लगता तो होगा कि अगर या तो दलित वोट आ जाए या मायावती जी आ जाए, बट उससे कोई फायदा उनको होगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप देखें, जब अखिलेश और मायावती जी का समझौता हुआ था, मायावती जी की 10 सीटें आ गई, ये 5 पे ही रह गए, क्योंकि एक मिसट्रस्ट है, एक एक्यूट मिसट्रस्ट है दोनों में। और एक ये फीलिंग हुई कि मायावती जी के वोटर्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद हर बारी जब भी जो भी कैंडिडेट्स खड़े किए गए। मैं एक टंग एंड चीक में पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी के आजकल एडवाइजर कौन है? कौन उनको सलाह दे रहा है इतनी बढ़िया कि वो कुछ करते भी नहीं है और सुर्खियों बने रहते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती उनके कौन एडवाइजर हैं, बट कई बारी बहुत ज्यादा, जैसे राहुल के लिए भी कहा जाता है ना, जब आप बहुत सेटबैक्स होते हैं, मतलब यू आर हिट सो मेनी टाइम्स एंड समटाइम्स बिलो द बेल्ट टू, तो आप अपने आप राजनीति सीख जाते हैं। और इन्होंने तो अपने पिताजी को बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से मुलायम सिंह जी राजनीति करते थे। तो डेफिनेटली इनके ब्लड में है। शरद जी के साथ संपर्क हो गया मेरा ख्याल से। शरद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके शरद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। हाँ हाँ सुमित, बिल्कुल आवाज आ रही है। बस मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई अखिलेश यादव और बुआ भतीजे में क्या चल रहा है? कोई खिचड़ी पक रही है कि हम लोग जबरदस्ती पका रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग जबरदस्ती पका रहे हैं। ये चीजें जो हैं, ये अखिलेश यादव का, इसमें हम बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं। पहली चीज तो स्पष्ट ये बता दूं कि जब मायावती के बारे में ये आम धारणा भी है, और मेरा यकीन है इस बात पे कि मायावती टोटली बीजेपी के हाथों में है। तो ऐसी सिचुएशन में ये उम्मीद करना कि वो एक दफे वो अखिलेश उनके ट्रैप में आ चुके हैं। जो 2019 वाला जो इलेक्शन था, उसमें उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उस अलायंस का, और अखिलेश को रिटर्न में 0 मिला।
उसके बाद अखिलेश को 5 सीटें मिली थी, होश आया। 10 मायावती थी, हैं? 5 सपा थे 19 में। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, अखिलेश तो गिर गए 10 से 5 पे, वो 0 से 10 पे चली गई जी। और उसके बाद उन्होंने खट से उनको झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया। अब की दफे जो अखिलेश ने कहा वो एक स्टेटमेंट भी पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए अखिलेश ने कहा कि ये जब देखा मायावती को उन्होंने कहा कि सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर एंड ऑल दैट, तब अखिलेश ने अपना फायदा बनाने के लिए, अपने पीडीए को स्ट्रेंथन करने के लिए मायावती के सपोर्ट में बोल दिया। उसको बहुत ज्यादा रीड कर लिया गया कि एज इफ कि उनका अलायंस होने वाला है। नो वे, ये अगर कोई सोच रहा है तो मेरा ख्याल, मैं इसलिए सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं शरद भाई, मैं 27 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, ना 29 की लोकसभा की बात कर रहा हूं, लेकिन 10 सीटों का उपचुनाव है, अभी अगले 2-3 महीने के अंदर कराना ही होगा। क्या उन 10 सीटों पर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है सपा बसपा के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वजह उसकी बड़ी सिंपल है। इस सिचुएशन में जो मायावती के पास जो वोट बैंक जितना बचा है वो ऑलरेडी इतना कम हो चुका है कि उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना है, और ये करना समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगा। बिकॉज मायावती के बारे में बड़ी क्लियर कट सबको विजिबल है कि वो टोटली वो बीजेपी का गेम प्ले करती हैं। पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा है कि वो टोटली बीजेपी के लिए करती हैं, और उसके रीजंस हैं, बड़े सिंपल रीजंस हैं। जब तलवार लटकी हो ईडी और सीबीआई की, तो मायावती बेचारी क्या करे? तो अब तो उनको इसी वजह, यही कारण है कि उनकी पार्टी का इतनी जो हालत हो गई है, जो एक जमाने में एक ये आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं शरद भाई। सुनीता जी ने हाथ भी उठाया। सुनीता जी, हमने देखा 19 के, अभी जो 24 के चुनाव हुए, बीजेपी चुनाव में अच्छा नहीं की, हम सब ने इस पे बहुत चर्चा की यूपी में कि आप 63 से घटकर आप 33 पे आ गए, आपकी करीब करीब 29-30 सीटें कम हो गई। लेकिन बीएसपी के बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि डबल डिजिट में वोट शेयर नहीं है उनका, 10% भी वोट शेयर मायावती का नहीं है। जो माना जाता था कि 16-17% से तो स्टार्ट ही होता है, उनका दलित वोटर तो उनके साथ है ही है। अब तो ऐसा लगा, इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा, अभी आपसे बातचीत करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, जो जाटव वोट है वो भी उनके पास 100% नहीं आया, जो उनकी जात का वोट है वो भी बढ़ गया आपस में। तो क्या मायावती और बीएसपी का डिक्लाइन शुरू हो गया यूपी में? सुमित जी, एक तो मैं पहले जो आपने प्रश्न पूछा था उस पे एक लाइन ऐड करूंगी जी। जब अखिलेश जी पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो दलितों की जो नेता जो कहलाई जाती हैं और अभी भी मानी जाती हैं, मायावती के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, ये पॉलिटिकली सुसाइडल होगा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा इफ नॉट सुसाइडल। सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं मायावती, वो बिल्कुल कमजोर हुई है क्योंकि पूरे चुनाव में इट वाज अ लैकलस्टर कैंपेन। फिर आकाश आनंद ने जब थोड़ा सा माहौल बनाना शुरू करा, क्योंकि दलितों को हमेशा ये लगता है वो मुद्दे नहीं उठाती हैं। अब वो जैसे पहले कहती थी कि जो अपर कास्ट उनके साथ नाइंसाफी करता है उसके बारे में भी नहीं बोलती हैं। तो उन्होंने कैंडिडेट्स भी बड़े लेट डिसाइड करे, कोई रैलीज नहीं करी, अकेले पूरे यूपी में 16-17 रैलीज करी हैं। तो उस जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, उस समय जाटव को लगा कि अरे हमारा मुद्दा तो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी बहन जी तो कुछ कर ही नहीं रही है, उस प्रश्न पे मैदान में नहीं है, एंड दैट इज वाई कांग्रेस की तरफ वो बढ़े और साथ में उन्होंने इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी को वोट किया। इनफैक्ट शरद जी, एक क्विक कमेंट आपका चाहूंगा जी। शरद जी, आप ही के पास आ रहा था, ये हमने देखा इन चुनावों में जो जाटव, जो गैर दलित जाटव है, जो बीएसपी का वोटर रहा, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास भी गया। अखिलेश यादव के पास जितना गया सो गया, लेकिन कांग्रेस के भी कई सांसद जीत के आए उन इलाकों से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज इनफैक्ट जो समाजवादी पार्टी को जितनी जो अच्छी बढ़त मिली यूपी में, उसकी वजह अलायंस विद कांग्रेस थी। बिकॉज वो जो नाराज तबका दलितों का था, वो समाजवादी पार्टी को वोट देने में काफी कतराता था, अभी भी कतराता है। कांग्रेस की वजह से वो सारा ड्रिफ्ट कर गया उधर। मुस्लिम वोट जो कि समाजवादी पार्टी से तमाम वजहों से उतना खुश नहीं था, वो भी उसके साथ गया क्योंकि कांग्रेस का शरद भाई, मायावती जी की तारीफ कर जो राजेश चौधरी के बयान की आलोचना कर अखिलेश यादव ने लगा कि ये जो वाया वोट दलित का कांग्रेस के थ्रू हम तक आया है, वो वाया खत्म हो जाए, वो सीधे मेरे पास आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, सही पकड़ा आपने। और एक चीज ये जो बात स्पष्ट हो गई कि मायावती बीजेपी के हाथों में खेलती है, वो इससे स्पष्ट हो गई जब आकाश आनंद अपने भतीजे को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। उस बेचारे को पता नहीं था कि बहन जी का असली गेम क्या है।
उसमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उसने तो बिल्कुल जो है खुलेआम कन्वे कर दिया सबको कि भैया जी। बहन जी ये है असली रूप। तो कुल मिलाकर दोनों वरिष्ठ लोगों से बात करने के बाद जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की एक एक नब्ज पर नज़र रखते हैं शरद जी और सुनीता जी, ये कहा जा सकता है कि ये जो आपस में बुआ भतीजे के बीच आपस में इन दिनों एक अच्छा भाईचारा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल अभी के लिए हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह तलाशने की ज़रूरत शायद नहीं दिखाई देती है। इसी नोट पर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरें होंगी हमारे साथ। बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 88,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन यानी 108 एम्बुलेंस की पहली छमाही रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं। इनमें खास बात क्या है, 35% हादसे खराब सड़क और आवारा मवेशियों के कारण हुए, जबकि 24% हादसे नशे में वाहन चलाने के कारण हुए हैं। राज्य सरकार सड़क हादसों की बढ़ती तादाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर अब आ गई है। सरकार के पास भी कोई ठोस योजना फिलहाल नहीं दिखाई देती, वो बस जनता से निवेदन भर कर रही है। खराब सड़कें, सड़कों पर बैठे मवेशी जानलेवा साबित हो रहे हैं। कैसे, देखिए। 28 जुलाई भोपाल के भारत टॉकीज इलाके में एक भैंसे ने ऐसा आतंक मचाया कि आधे घंटे से ज्यादा इलाके का ट्रैफिक थमा रहा। भैंसे ने कई ठेले पलट दिए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 8 अगस्त भोपाल के कोलार रोड इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाइक सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गई। इंजीनियर की मौत हो गई, मवेशी भी घायल हो गया। सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, ये पहले भी कई जिंदगियां लील चुकी है। गाड़ियां गिर जाती हैं, पानी भरा रहता, पता नहीं चलता कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है। सड़क बनाइए, क्या सड़क बनाइए, नहीं बनाते सोचे तो पुरानी सड़क अच्छी थी। इतना खराब रोड है बहुत ज्यादा। जब वोट मांगते हैं तो बोलते सड़क बना देंगे, हाल देखिए आप सड़क का। मेरा खुद का 2 बार एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट भी पहनता हूँ, सारी चीज़ कर रहा है, रोड टैक्स भर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है, उसके बाद भी सवार है। सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हो। 108 एम्बुलेंस सेवाओं की पहली छमाही रिपोर्ट बता रही है ये सारे कारण सड़क हादसों को बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशी किस तरीके से लोगों की आफत बने हैं, इसका जीता जागता उदाहरण 108 एम्बुलेंस जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन के तौर पर देखी जाती है, उसमें हो चुका है। ऐसे आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने का सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने ना सिर्फ अपनी जान गंवाई बल्कि हादसे का भी शिकार हुए हैं। सरकार सिर्फ बातें करती नजर आ रही है। 2023 में राज्य में कुल 77,406 सड़क हादसे हुए, वहीं 2024 में 88,255। हादसे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार आपस में लड़ रहे हैं, मेरी सड़क तेरी सड़क खेल रहे हैं। जिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं वो लोक निर्माण विभाग की सड़कें नहीं हैं। अलग अलग विभागों की अलग अलग सड़कें हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पे मरम्मत का कार्य जहां गड्ढे हुए हैं बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कुछ सड़कें नगर निगम की हैं, कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की है। नगर निगम से उस दिन मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद ये तय किया गया कि नाले भी बने और उसके रोड क्रॉस भी बने। पीडब्ल्यूडी से उस सड़क के लिए सामंजस्य बनवाया गया है। सवाल यही है, सड़कें किसकी हैं? आम लोगों को तो सिर्फ अच्छी सड़कों का इंतजार है ताकि हादसों पर लगाम लगाया जा सके। सड़कों को लेकर जिम्मेदार रहने वाली पीडब्ल्यूडी से लेकर नगर निगम आपस में लड़ते रह गए। ये तेरी सड़क, ये मेरी सड़क करते करते सड़कें इतनी बदहाल हो गई कि अब उनके परिणाम सामने आ गए हैं। पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश की इन्हीं खराब सड़कों की वजह से 88,000 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन एजेंसियों के कानों पर जू तक नहीं रहेगी और सड़कें अभी भी वैसे ही बदहाल हैं। ये हम नहीं, 108 सेवाओं की सर्वे रिपोर्ट, छमाही सर्वे रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 35% हादसे खराब सड़क और आवारा मवेशियों की वजह से हुए हैं।
तो वहीं 24% नशे में वाहन चलाने से 108 के कॉल सेंटर में रोजाना औसतन 570 कॉल गंभीर एक्सीडेंट से जुड़े आते हैं। सरकार के पास प्लान नहीं है, इसलिए वो लोगों से निवेदन कर रही है, वहीं विपक्ष हमलावर है। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा आज, क्योंकि आजकल देखते गाय सड़क पर ज़्यादा दिख रही है। मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना ही छोड़ दिया। अपनी पालतू गाय को भी रोड पर छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। आज प्रदेश में जिस तरीके से शराब चल रही है उसका परिणाम है पुलिस व्यवस्था लचर है, कोई चेकिंग नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। रोड खराब होने के बाद कितने स्पीड से वाहन चल रहे हैं, कितने गड्ढे हो गए, कभी किसके से डाल दी जाती है, ये केंद्र की है कि राज्य की है, फलाना मंत्री देखेगा कि ढिकाना मंत्री देखेगा। सरकार अब तो जागें, लगातार कई मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन? बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सुना आपने जिम्मेदारों को, सड़क से लेकर आवारा मवेशियों को लेकर क्या कहते नजर आए जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में हादसों पर लगाम कब लगेगी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों के लिए भी है जो शराब दुकानों से शराब पीने के बाद ड्राइव करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या सड़क हादसों में 24% है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 24% लोग हादसे का शिकार शराब दुकानों से निकलने के बाद, शराब पीने के बाद होते हैं, और एक बड़ा आंकड़ा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हादसों को लेकर कौन सबक कब लेगा। कैमरा राजू बातम के साथ विजय शर्मा, NDTV भोपाल।